हेलो एवरीवन। सीटेट जो 6 सितंबर 2026 को होने वाली है उसके लिए आज देखेंगे। आज की वीडियो को एंड तक देखना। हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न के ऊपर। सीडीपी सब्जेक्ट जो सीटेट का बैकबोन होता है और उसी से आपको बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प मिलती है, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। उसका स्ट्रैटेजी देखेंगे कि आप जो 6 सितंबर 2026 की जो सीटेट है उसको आप किस प्रकार से एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे कि आप अगर हाउसवाइफ है या फिर अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको भी आपको कैसे मैनेज करना है। ये सारी बातें हम वीडियो में करेंगे, सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। और दूसरी बात कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट के लिए है एक सीटेट की बैच जो 18 मई से स्टार्ट हो रही है। बैच में आपको पेपर 1 पेपर 2 लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। बैच में आपको मराठी, हिंदी और इंग्लिश सारी चीजें मिल जाएगी। बैच की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ है। अगर आप सीटेट को बहुत ही सीरियसली ले रहे हो तो ये बैच आपके लिए है। टीटी के लिए अगर आप टीटी दे रहे हो 21 जून की टीटी अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो टीटी के लिए एक फास्ट ट्रैक बैच है जहां पर बहुत ही फास्ट ट्रैक से चीजें चलेगी, जहां पर आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, फास्ट ट्रैक अंडरस्टैंडिंग होगी, फास्ट ट्रैक कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होगा। इस प्रकार से ये फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो रही है 15 मई 2026 में। अगर आप शिक्षक भर्ती के इग्नाइट के ओल्ड स्टूडेंट है तो 50% ऑफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो इग्नाइट शिक्षक भर्ती, अगर आप फेसबुक पर हो तो इग्नाइट टीटी टेट सीटेट चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। इग्नाइट एकेडमी का ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको भरपूर सारे कैटेगराइजेशन ऑफ ये एग्जाम्स मिल जाता है, जहां पर सिर्फ सीटेट नहीं, टेट नहीं, टेट और अपना आपका टीईटी और टेट नहीं, एमपीएससी यूपीएससी नहीं, एसएससी भर्ती, तलाटी भर्ती, बहुत सारे अनगिनत कोर्सेस है। तो आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हो। ओके, तो पेपर के सिलेबस के ऊपर आज हम सीडीपी की बात कर रहे हैं, सीडीपी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ओवरऑल पेपर का पैटर्न देख लेंगे कि पैटर्न कैसा है और पेपर कैसा आता है। तो पेपर एक तो ऑफलाइन माध्यम से आता है अब। ओके, जो पेपर का अगर हम पैटर्न बोलेंगे तो वो क्या है, ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट है। टोटल मार्क्स जो है आपके पेपर को वो है 150। ड्यूरेशन यानी कि टाइम जितना आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए वो है आपका 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटा। और मोड तो ऑफलाइन है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या है कि आप पूरा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और दूसरी बात कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। ओके, अगर एग्जाम पैटर्न के बाद में अगर हमने देखा कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या आता है और पेपर 1 और पेपर 2 में क्या कॉमन है, तो वो सीडीपी है। इसीलिए सीडीपी एक बैकबोन है, क्योंकि सीडीपी में आप ओवरऑल पेडागोजी समझते हो, अध्यापन शास्त्र समझते हो, जिसका आप लाभ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उठा सकते हो। ओके, तो पेपर 1 की अगर बात करेंगे तो सीडीपी आपको 30 नंबर का आ जाता है, ईवीएस आपको 30 नंबर के लिए आता है, मैथ है तो आपको 30 नंबर के लिए आता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी आपने सिलेक्ट की है वो आपको 30 नंबर के लिए आ जाती है। पेपर 2 में सीडीपी अगेन कॉमन सब्जेक्ट है, 30 नंबर के लिए आता है। एसएसटी या फिर सोशल साइंस या मैथ अगर आपका है तो 60 मार्क्स के लिए आता है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अगेन 30 मार्क्स के लिए आता है। इस प्रकार पेपर का प्रारूप होता है, इस प्रकार पेपर का पैटर्न होता है। अगर पेपर की बात करें तो अगर आपको स्कोर करना है तो मिनिमम स्कोर जो है सीटेट को क्वालिफाई करने का, जनरल के लिए वो 90 हो जाता है 150 में से, और कैटेगरी के लिए 82 हो जाता है। अगर आपको 82 या 82 से ऊपर है तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। अगर आपको 90 है या 90 से अबव है तब भी आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हो। क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको कोई मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, आपको सिर्फ ये नंबर लाने हैं और बहुत ही आसानी से ये नंबर आ जाते हैं। पेडागोजी को हर सब्जेक्ट में 15-15 मार्क की पेडागोजी होती है। जैसे यहाँ पे 15 मार्क की पेडागोजी हो गई, यहाँ पे 15 मार्क की, यहाँ पे 15 मार्क की, हर सेक्शन में आपको 15-20 मार्क की पेडागोजी मिल जाती है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा 75 मार्क्स आपके स्कोर होते हैं सिर्फ और सिर्फ अध्यापन शास्त्र पेडागोजी से। तो ये एक आपका स्ट्रेटेजी समझ के चलिए कि आपको पेडागोजी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट करनी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी करनी है। अगर बात करते हैं आप सीडीपी की तो पहले सिलेबस देखते हैं कि जो सिलेबस आया है तो वो जो मेन सिलेबस है आपका तो वो कैसा है, उसके ऊपर क्या क्या दिया हुआ है। तो सीडीपी का सिलेबस एक बार पहले देख लेंगे और फिर देखते हैं कि टॉपिक वाइज और ईयर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसको कितना वेटेज है, आपको किसको कितना टाइम देना है। 3 सेक्शन में सीडीपी के पेपर को बांटा गया है। ओके, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो उसमें से सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 जब हम देखते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का सेक्शन है। बाल विकास के सेक्शन पे आपको 15 क्वेश्चन आते हैं। बाल विकास के सेक्शन पे आपको 15 मार्क्स के ऊपर सवाल आ जाते हैं, जिसमें
आप पढ़ते हो बालकों का विकास का संप्रत्य व फिर अधिगम के साथ संबंध, उनका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग के साथ में। विकास के कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, वो पढ़ते हैं। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण, इनके बीच में क्या जटिलता है या फिर इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके ऊपर एक चैप्टर है। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण बालक के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ थियोरीज है, कुछ सिद्धांत है किसके, पियाजे के, वाइगोत्स्की के और कोहलबर्ग के, ये हर साल इस पे प्रश्न होता है। तो इनके सिद्धांतों के ऊपर, इनकी थियोरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थियोरीज समझनी पड़ती है। एक एक थियोरी पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इस प्रकार सिद्धांतों पर क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें तो है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। अगर चाइल्ड सेंटर्ड है या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, तो उसमें बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए और प्रगतिशील होनी चाहिए, उसके बारे में बात है। बुद्धि का संप्रत्यय, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बात है। बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुत सारी, जैसे गणितीय बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है, या फिर आप बोलिए प्राकृतिक बुद्धि है, ऐसे बहुआयामी बुद्धि के ऊपर एक चैप्टर है आपको। देन भाषा एवं विचार या फिर लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर एक चैप्टर आ जाता है, जो बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जब बालक का विकास होता है, बच्चों का जब विकास होता है, तो वो जेंडर टाइपिंग, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर प्रौढ़ता, ये सारी चीजें समझते हैं। तो लिंग एक सामाजिक संरचना, ये भी चैप्टर उसी के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार ये आपका फर्स्ट सेक्शन है। सेक्शन 2 की अगर बात करेंगे तो सेक्शन 2 है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड CWSS के ऊपर। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 को अगर देखें तो सेक्शन 2 को मार्क्स दिए हैं 5, जहां पर बात हो रही है वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे जो आते हैं, उनको आपको कैसे इंक्लूड करना है, कैसा उनका समावेशन करना है अपने पढ़ाने के तरीकों में या फिर उनके प्रगतिशील शिक्षा के लिए। फिर इसी में दिया है अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, जो भी बच्चे हैं जिसको अधिगम अक्षमता है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ईशानावस्थी जैसे वाले बच्चे, उनको हमें कैसा करना है, एड्रेस कैसा करना है, उसके ऊपर बात होती है चैप्टर्स में। और फिर प्रतिभाशाली, रचनात्मक एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, जिसको स्पेशली एबल्ड लर्नर्स होते हैं, जो क्रिएटिव भी होते हैं, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे देना है, उनका समावेशन एजुकेशन में कैसे देना है। इन शॉर्ट इसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के लिए ये सेशन होता है, ये सेक्शन 5 मार्क के लिए यहाँ पर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेक्शन 3 में, सेक्शन 3 है आपका टोटली लर्निंग एंड पेडागोजी के ऊपर, जिसपे ओवरऑल 15 मार्क्स जो मैंने बोले पेडागोजी के लिए है, तो ओवरऑल सीडीपी में पेडागोजी ही घूमता है। बस सेक्शन के लिए उन्होंने 10 मार्क की पेडागोजी यहाँ पे रखी है, जहां पर लर्निंग एंड पेडागोजी बोलकर एक सेक्शन 3 है, उसमें चिंतन एवं असफलता के कारण क्या होते हैं, बच्चे क्यों फेल होते हैं, बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, उसके ऊपर एक चैप्टर है। अधिगम व अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स एंड एरर्स, वैकल्पिक अवधारणाएं व बच्चों की त्रुटियां, क्या क्या त्रुटियां बच्चे करते हैं, उसके ऊपर बात की गई है। तो इन शॉर्ट सेक्शन 3 में पेडागोजी के ऊपर बात की गई है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये हुए चैप्टर्स, 3 सेक्शन में जो बांटे गए हैं वो है आपके 3 सेक्शन, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। सीडीपी के 3 ही सेक्शन रहेंगे और वो डिवाइडेड रहेंगे 15, 5 और 10 मार्क्स में। अगर पहला सेक्शन देखते हैं तो वो है आपका बाल विकास के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट के सारे ही आयाम इसमें आ जाते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है, इसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है। फिर 5 मार्क के लिए आता है आपका समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और 10 मार्क के लिए आपका आता है अध्यापन शास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र, या फिर आप इसको पेडागोजी भी बोल सकते हो। तो इतना आपको सिलेबस आपका याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितने। आप देखते हैं कि एक एक टॉपिक पर कितना वेटेज दिया है, या फिर कितने सवाल कौन से टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं, या फिर कौन से चैप्टर्स पे पूछे जाते हैं, सो दैट जब आप प्रिपेयर करने लगो तो आप पहले ये टॉपिक ले लो। तो स्ट्रैटेजी मतलब यही होता है कि आपको पता हो, अच्छे से आपके पास में एक रणनीति हो कि आपको कितने टॉपिक्स कितने बार पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट की और उनके थियरीज की, जो पियाजे की है, कोहलबर्ग की है,
और आपके वाइगॉत्स्की की है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से बिना सवाल पूछे सीडीपी अधूरा रहेगा। तो 8 से 10 सवाल 2021 में पूछा गया था। फिर यही अगर हम देखते हैं कि 2022 में कितने सवाल इसके ऊपर आए हैं, तो 9 से 11 इन टोटल। अभी आपने देखा कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर पूरा 15 मार्क का सेक्शन अलॉटेड है। तो बाल विकास और थियरीज जो पियाजे और कॉलबर्ग और वाइगॉत्स्की की है, उस पे 8 से 10 क्वेश्चन आपको 2021 में देखने को मिल रहे हैं। 9 से 11 क्वेश्चन आपको 2022 में मिले हैं, 10 से 12 क्वेश्चन 2023 में, देन 10 से 12 क्वेश्चन 24। इन शॉर्ट आपको 10 to 15 से पूरे क्वेश्चंस आपको ये सेक्शन में मिल रहे हैं। जो रिसेंट का पेपर है जो फरवरी में हुआ है, उसमें भी इन टोटल ये दोनों सेक्शंस को मिलाकर, बाल विकास और थियरीज को मिलाकर पूरे 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये क्या हो गया, आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। आपको इसको बिना पढ़े एग्जाम देने जाना नहीं है, पूरा फेल हो सकते हो अगर आपने ये छोड़ दिया तो। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, लर्निंग थियरीज एंड पेडागोजी। अभी पेडागोजी को तो हमें पता है कि 10 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो 10 क्वेश्चन का अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम पेडागोजी के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें और स्पेशल नीड्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की स्पेशल नीड्स क्या होती है, तो उस पे काफी कम क्वेश्चन है, पर है मैक्सिमम क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 5 क्वेश्चन ये सेक्शन से पूछा गया है। तो वो भी क्या बन जाता है, आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। तो उसके ऊपर हर साल 2 से 3 प्रश्न आए हैं, पर आए हैं 3 प्रश्न आना यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाना। पर अगर हम देखेंगे कि कितने कितने प्रश्नों का रेंज है, तो ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है आपका ये वाला 5 स्टार, देन ये, देन इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट। इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर भी 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछता है हर साल। एक क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे होता है, इंटेलिजेंस के ऊपर एक क्वेश्चन होता है, ऐसे करके वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है इंटेलिजेंस के ऊपर। लैंग्वेज एंड थॉट की अगर हम बात करते हैं, भाषा एवं विचार की, तो ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। मैक्सिमम प्रश्न 2 है और मिनिमम प्रश्न आपके 1 है, तो आप इसको लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलकर समझ सकते हो। क्लासरूम लर्नर सेंटर टीचिंग, जहां पर आपके जो टीचर्स है उसके बारे में बात होती है कि टीचर्स ने क्लासरूम में कैसे बाल केंद्रित शिक्षण रखना चाहिए, तो उसके ऊपर सवाल आते हैं 4 से 5, जो एक पेडागोजी का ही पार्ट बन जाता है। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर जो है वो पूरा का पूरा बना हुआ है 10 मार्क पेडागोजी से, अध्यापन शास्त्र से, और 10 मार्क आपके बाल विकास और उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उसके ग्रोथ के ऊपर और थियरीज के ऊपर। बाकी जो क्वेश्चंस है वो एक मार्क्स के लिए डिवाइडेड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। अगर हम एवरेज टॉपिक्स देखते हैं, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक्स के ऊपर, तो पियाजे की अगर थियरी की बात करें तो 3 से 4, क्योंकि पियाजे की थियरी काफी बड़ी है, तो 3 से 4 प्रश्न आपको वहां दिख जाएंगे। वाइगॉत्स्की की थियरी के ऊपर आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे। कोहलबर्ग की थियरी ज्यादा नहीं पूछता है, पर कोहलबर्ग के उसके ऊपर भी सवाल आ जाते हैं। मैक्सिमम आपको 3 सवाल हर पेपर में मिल ही जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के ऊपर आपको 4 से 5 सवाल मिल जाते हैं। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, बाल केंद्रित शिक्षण के ऊपर आपको 3 से 4 सवाल मिल जाते हैं। इंटेलिजेंस थियरीज के ऊपर आपको 2 से 3 सवाल मिल जाते हैं, कभी कभी 1 भी होता है, ये भी याद रखना। असेसमेंट फॉर लर्निंग या फिर सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, उसके ऊपर भी आपको 2 से 3 सवाल है। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता के ऊपर आपको 2 से 3 सवाल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर आपको 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल रहेंगे, तो 1 सवाल इस पे आते हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटी, जो अधिगम अक्षमता है, उसके ऊपर भी आपको 2 सवाल तो पूछ ही लेता है। एक असर्शन रीजनिंग में आ जाता है और एक डायरेक्ट सवाल आ जाता है। तो अधिगम अक्षमता पे 2 से 4 सवाल है। जितने टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं ये हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं हर साल सीडीपी के। तो इस प्रकार अगर आप आपकी रणनीति रखोगे, स्ट्रेटेजी रखोगे कि कितने टॉपिक्स पे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या हो रहा है, या फिर कितना आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको चीजें देखनी है, तो आप ये कर पाओगे। अब बात करते हैं सिलेबस। अगर आपने देख लिया है, पेपर का पैटर्न आपने देख लिया है, मिनिमम स्कोर्स कितने आते हैं और पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या करना है वो अगर आपने देख लिया है, तो हम क्या करेंगे। अगर हम जब एक क्लास लेते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि सब कुछ हो जाए और सब कुछ बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाए, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी कैसे होगी। तो पेडागोजी के जो टॉपिक्स है वो आपको सिखाए जाएंगे कि पेडागोजी क्या होती है, अध्यापन शास्त्र क्या होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। असर्शन एंड रीजनिंग के अलग से सेशंस लेके आपको बताया जाएगा कि असर्शन एंड रीजनिंग को कैसे हैंडल करना है। कीवर्ड्स की लिस्ट दी जाएगी कि आपको कहां पर कीवर्ड्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स की एक लिस्ट होगी,
जहां पर आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर पेपर में ये वर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव है, अगर ये आ रहा है तो नेगेटिव है तो एलिमिनेट करना है। और नोट्स आपको हर सब्जेक्ट के मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से डिवाइड करके दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपको कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। सीडीपी तो बैकबोन है, सीडीपी तो आपको करना ही है। अगर आपने सीटेट देनी है और आप सीडीपी नहीं कर रहे हो तो यानी कि सीटेट दे नहीं रहे हो, ऐसा समझ के चलिए। बहुत सारे बच्चे जिसको सीडीपी या साइकोलॉजी जो लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी के ऊपर ये पेपर आता है तो उनको ये हार्ड जाता है। सीडीपी अगर आपने नहीं किया तो आप सीटेट नहीं दे सकते हो। तो सीडीपी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो सीडीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉल्विंग क्वेश्चंस से पहले हम क्या करेंगे कि आपको करना है, अगर हम सीडीपी की ही बात करते हैं, ठीक है, तो 10 मार्क्स फॉर पेडागोजी है। तो पेडागोजी में क्या होता है कि आपको बच्चों को दंड नहीं देना है, आपको बच्चों को नकारना नहीं है, आपको बच्चों को निष्क्रिय तरीके से नहीं पढ़ाना है, आपको सक्रियता दिखानी है। जैसे ही आपको ये वर्ड्स मिलते हैं आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, यही पेडागोजी का पार्ट है। सीडीपी की वर्ड लिस्ट है रिगार्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फिगरिंग आउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स टू एलिमिनेट इन द शॉर्ट स्पेन। एक आपको वर्ड लिस्ट तैयार करती रहनी है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा तो आप डे 1 से वर्ड लिस्ट तैयार करोगे कि संवेदनशीलता क्या होती है, या फिर आप सहिष्णुता क्या होती है, दंड क्या होता है, दंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसी एक लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। और एग्जाम्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तो उसका बेस्ट सोर्स होता है आपका पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू सॉल्विंग से आपको पता चलता है कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, पेपर में भाषा कैसी पूछी गई है, या फिर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको आपकी रणनीति सीडीपी के लिए रखनी है। ओके, नेक्स्ट पीवाईक्यू और एनसीईआरटी, ये दूसरे सब्जेक्ट का है जहां पर आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू देख सकते हो। एनसीईआरटी एज सच सीडीपी के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज विदाउट एनसीईआरटी भी बच्चों ने 29-30 लाए हैं, ये एक्सपीरियंस है। तो सीडीपी के लिए तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो तब भी कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई आपको बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़नी है आपको सीडीपी के लिए, तो प्लीज उसका सुनना नहीं। सीडीपी के लिए एनसीईआरटी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स करते हो, पीवाईक्यू करते हो, प्रैक्टिस सेशंस करते हो, पेडागोजी सेशंस करते हो, वर्ड लिस्ट बनाते हो, पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेट करते हो, तब भी आपका सीडीपी का स्कोर 29 आउट ऑफ 30 हो सकता है, या फिर 30 आउट ऑफ 30 भी हो सकता है। ये अदर सब्जेक्ट्स के लिए पॉसिबल है, जैसे एसएसटी हो गया, आपका ईवीएस हो गया, साइंस हो गया, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ओके, अब मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है सीटेट की प्रिपरेशन करते समय, काफी सरल एग्जाम है, काफी सीधी एग्जाम है, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, पेडागोजी बेस्ड एग्जाम है, सेंट्रल लेवल एग्जाम है। तो सेंटर का पूछेगा, पूरा ओवरऑल पूछेगा, आपको कोई स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पे पूछने वाला है नहीं। तो अवॉइड करना है आपको, जब भी आप थियोरी सिद्धांत पढ़ते हो तो उसको बिना समझे पढ़ना, हमेशा अपने आप को समाजीकरण के एक दायरे में रखना कि अगर आप वो समाज में हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते। तो अगर 2 से 3 साल का बच्चा है, आप भी 2 से 3 साल के बच्चे रहे होंगे, आप फिर आपके आसपास भी 2 से 3 साल के बच्चे रहे होंगे, वो कैसा बिहेव करते हैं। तो थियरीज पढ़ते समय आपको बिना समझे नहीं पढ़ना है, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। देन कंटेंट ही पढ़ना है, और जो आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है या फिर पेडागोजी है उसको इग्नोर करना है। सिर्फ कंटेंट से आप सीटेट पास नहीं हो सकते, कंटेंट से ज्यादा तो पेडागोजी को मार्क्स है। फिर डेफिनेशंस जो होती है उसको डायरेक्टली सिर्फ रट्टाबाजी करना, तोताबाजी करना, तो वो भी गलत होगा। और जो भी एनसीएफ, एनपीई या फिर आपका एनईपी 2020 है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बस आप ये मान के चलिए कि एनसीएफ 2005 में, एनईपी 2020 में पॉजिटिव चीजें होगी, प्रगति की तरफ ये चीजें जा रही होंगी, और ये बाल केंद्रित होंगे। अगर आपने इतना भी समझ लिया तब भी आपको इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं आता है। अगर आपने टॉपिक्स देखे तो वहां पे कहीं भी आपको एनसीएफ 2005 के ऊपर सवाल नहीं दिखेंगे, एनईपी 2020 के ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं दिखेंगे। ये ओवरऑल है, ये पॉलिसी है जो बनाई गई है बच्चों के लिए। तो वो पॉलिसी बाल केंद्रित होगी, प्रगतिशील होगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट होगी, रचनावादी होगी, ये हमें समझना जरूरी है। फिर मल्टीपल गाइड बुक्स इस्तेमाल करके कुछ नहीं होने वाला। मैं तो गारंटी दे सकती हूँ कि आप विदाउट नोट्स, विदाउट एनसीईआरटीज, ओनली विथ लेक्चर्स आप सीडीपी पास हो सकते हो। ये मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ। 29 आउट ऑफ 30 लाए हैं स्टूडेंट्स ने विदाउट एनी नोट्स। विदाउट एनी नोट्स का मीनिंग है कि कोई मोटी भारी भड़कम बुक नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ लेक्चर्स करने हैं, समझना है कि लेक्चर्स में क्या चल रहा है, पूरी एकाग्रता से, पूरे 100% कंसिस्टेंसी से।
तो आप सीडीपी आराम से 30 ला सकते हो, और उसी सीडीपी का आपको जो हेल्प है वो सारे सब्जेक्ट्स में होता है। तो इस प्रकार आप 120 प्लस ला सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सीटेट में 120 प्लस लाना। वैसे भी 120 प्लस नहीं भी लाते हो तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो वर्किंग वुमेन्स होते हैं, अगर वर्किंग वुमेन है तो उनके लिए, वर्किंग वुमेन या फिर वर्किंग मेंस है, उनके लिए कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, तो इवनिंग का जो टाइम होता है आप वो रीडिंग के लिए दे सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए दे सकते हो। डायरेक्टली आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने मत बैठना, क्योंकि दिन भर में आपने कुछ नहीं पढ़ा होता है। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाओगे उससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपको नंबर नहीं आएंगे। इसीलिए फ्रेश शाम में आप कुछ रीड कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मॉर्निंग्स में जब आप आपके जो भी काम पे जाना होता है उसके पहले आपको मॉक टेस्ट लगवानी है, जिससे आपका जो पढ़ा पढ़ाया जो भी आपका दिमाग में बैठा है उसका आप एनालिसिस कर सको कि कितना मुझे मार्क्स आ रहे हैं या फिर कितना मुझे पढ़ने की जरूरत है। और जो संडेज होते हैं वो आप बुक कर सकते हो आपके रिविजन सेशंस के लिए, जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं बार। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयरिंग हो, अगर आप पूरी तरीके से सीटेट प्रिपेयर करने वाले हो, तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, जो बेसिक्स है। किसके लिए? एसएसटी, साइंस, ईवीएस, ये सारी चीजों के लिए। अगर मैथ के लिए है तो वो भी। एसएसटी, साइंस, ईवीएस के लिए अगर आपको एनसीईआरटीज नहीं पता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, हिंदी इंप्रूव करने के लिए आपको ये एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। लेक्चर्स आप अलॉट कर सकते हो टाइम लेक्चर्स के लिए, जहां पर आप विजुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, क्योंकि देखने वाली चीजें और सुनने वाली चीजें ज्यादा दिमाग में बैठती है। पीवाईक्यू से आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हो कि कितने पीवाईक्यूज हुए हैं और कौन से टॉपिक पर कितने सवाल पूछे गए हैं। हमारा जो एनालिसिस है वो आपको काम आता है, पर आपका जो एनालिसिस होता है वो आपको और अच्छे से प्रिपेयर करता है और अच्छे से तैयार करता है। मॉक टेस्ट फॉर गेटिंग कंफर्टेबल विद द टॉपिक्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आपको हर संडे मॉक टेस्ट लगवानी है। इस प्रकार से आप अपना रणनीति तैयार कर सकते हो। ये रणनीति हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, हर किसी के लिए सेम रणनीति नहीं जाती है, हर किसी के लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई होती है, हर किसी का फंक्शन करने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने अपने हिसाब से ये स्ट्रैटेजी को ले सकते हो, अपना कुछ बना सकते हो और सीटीईटी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो टिल देन आप प्रिपेयर करते रहिए। टीटी अगर आप दे रहे हो तो टीटी की फास्ट ट्रैक बैच 15 मई से स्टार्ट हो रही है। सीटेट अगर आप दे रहे हो तो सीटेट की एक बैच है जो 18 मई से स्टार्ट हो रही है। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।